नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए हम लोग कल से जो है आपको लुसेंट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और इसका जो टारगेट है आपको बिहार एसआई मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको 24 अप्रैल से पहले कोशिश की जा रही है कि इसे समाप्त किया जाए। तो आज ही दूसरी क्लास है। तो चलिए, हम लोग कल जो है आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें अशोक के शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इससे आगे का टॉपिक बच गया था, आप वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में आपको लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। प्रयाग स्तंभ देखिए, ये आपको पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ को जो है अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दिल्ली टोपरा को देखिए, ये जो है आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया है। दिल्ली मेरठ, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही आपको मेरठ से दिल्ली लाया गया। क्लियर, इसी का ध्यान रखिएगा। रामपुरवा अभिलेख देखिए, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है और इसकी खोज जो 1872 में कार्लाइल ने की थी। एकदम क्यूब रिवीजन की तरह चलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए, चूंकि आप लुसेंट लगभग लोग पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो आपको क्लियरेंस आपको अच्छी रहेगी। देखिए, मौर्य प्रांत में जो राजधानियाँ थी ना, ये इसको क्या क्या उत्तरापथ जो था वो तक्षशिला में स्थित था, जो उत्तर का साइड था। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग का तोसाली था, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी और प्राचीन पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। उस समय के जो मौर्य प्रांत थे ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। लौरिया राज जो है आपको चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण ये भी बिहार में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखिए, कौसंबी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है, इसी का ध्यान रखिएगा। अशोक का 7वां अभिलेख जो सबसे लंबा है, ठीक है, और सबसे छोटा की बात करेंगे तो वो लुम्बिनी देई है। और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान जो है अशोक के द्वारा भूरा दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि जो है वो माफ़ कर दिया गया था। महास्थान जो है बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रप्रत अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दे, यहाँ सोहगौरा ये आपको गोरखपुर पड़ता है। ये सब में जो है आपको मौर्य काल में जो अकाल पड़ा था उसमें जो है ये सब में अभिलेख में लिखे गए हैं। ये सब की बताया गया है कि सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा यहाँ पर राहत कार्य के लिए कुछ स्टोरेज वगैरह का यहाँ पर यह उसी का विवरण मिलता है। अब प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ध्यान रखिएगा, अशोक का सारे कुना यानी कि कंधार का जो अभिलेख है वो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। इस जो जांचा परखा जाने वाला जो प्रोसेस था उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए, सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या क्रमशः 12, 16 या 20 हुआ करती थी, मतलब इनमें से कोई हो सकता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है तो 18 है। अर्थशास्त्र में जो है जासूस को चर जो है जासूस को कहा जाता है, जासूस को मतलब चर कहा जाता है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अशोक के समय जो है आपको मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 बताई गई है। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। इस चीज़ का भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। प्रांतों का विभाजन की बात करते हैं तो विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे, मतलब विषय के जो कंट्रोलर होते थे उसे विषयपति कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा जो था वो गुप्त था, जो 10 ग्राम का शासन को संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे तो 5-5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूल किया जाता था, मतलब बिक्री करने में जो टैक्स लगता था वो, और इसे बचाने वाले को बहुत ही कठोर यानी कि मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था, कि सड़क बनाने वाला जो अधिकारी था वो एग्रोनोमोई था, ठीक है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही और सैनिक जो था 9,000 था, 9,000 हाथी था, मतलब इतना सैनिक था, अश्वारोही सैनिक 9,000 हाथी और 8,000 जो वो रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से जो है सारे भारत को रौंद दिया। कहने का मतलब है कि ये बताया गया कि बात सही भी हो सकती है, इतना बड़ा अमाउंट है तो, और नहीं भी, लेकिन ये बात तो क्लियर है आपको कि चंद्रगुप्त ने जो पश्चिम उत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर जो वहाँ पर अपना स्थापत्य जमाया होता उसे वो हटा दिया, स्वतंत्र करवा दिया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की संज्ञा दी है। देखिए, जस्टिन बताया, ये पश्चिमी वाला जो है इस तरह का ही शब्द का उपयोग करते हैं इंडियन के लिए। यहाँ पर आगे का पॉइंट है आपको कि देखिए, यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को नायक कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और यहाँ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जो है आपको ये बताया गया है इसमें
कि क्या क्या जो है उसका नाम है, जो उसका अधिकारी होता था, मंत्री होता था। तो देखिए, मंत्री को प्रधानमंत्री, पुरोहित जो था धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेना जो था वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र था, दवारिक राजकीय द्वार रक्षक था, अंतर्वेदी जो था अंतपुर का अध्यक्ष होता था, समाहर्ता, ये वाला बराबर प्रश्न जो है पूछा जाता है। समाहर्ता जो था वो आय का संग्रह करता था, ठीक है, जो भी आय आता था उसका संग्रह करता था। और सन्निधाता जो था वो राजकीय कोषाध्यक्ष था, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष था, प्रदेष्टि कमिश्नर था, ठीक है। पौर जो था वो नगर का कोतवाल था। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे भी दिया गया होगा। और यहाँ पर देखिए, व्यवहारिक जो था वो मेन प्रमुख मतलब चीफ जस्टिस था, प्रमुख न्यायाधीश था। नायक था, नगर नायक जो था नगर रक्षा का अध्यक्ष था। कर्मांतिक था, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्री परिषद जो अध्यक्ष था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला था। दुर्गपाल दुर्ग का रक्षा करने वाला था। अंतपाल जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करने वाला था, ठीक है। चलिए, इससे एक प्रश्न वहाँ पर दो जो मैं बताया हूँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों से आपको प्रश्न 7 और 8 नंबर से बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये वाला अंडरलाइन करके। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर ये भी देख लिए, प्रशासनिक समिति और उसके कार्य जो था। देखिए, प्रशासनिक समिति और उसके कार्य जो था, समितियाँ यहाँ पर देखिए 6 थे। सभी समितियों में 5-5 सदस्य। प्रथम समिति का कार्य था कि उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना, कंपनी वगैरह का जो उस समय का मान लिए जो भी उत्पादन होता था उसका निरीक्षण करना। द्वितीय जो था वो विदेशियों की देखरेख करता था, कितना लोग आया गया। तृतीय जो था जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ जो था व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम जो था निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करता था। और षष्ठ जो था वो बिक्री कर यानी कि टैक्स को वसूल करता था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की पॉइंट पे। तो ये सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था वो सेनापति था, ठीक है। प्लिनी नामक यूनानी जो था वो लेखक, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। क्लियर। मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्त विभाग महामात्य सर्प के नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। और जो एक स्थान पर रहकर जो गुप्तचर का काम करता था उसे संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भ्रमण करके गुप्तचर था, जो गुप्तचर था उसे संचार कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की पॉइंट में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कि अशोक के समय जो है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया है। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा गया है। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण मतलब कोई बर्तन, जो फिक्स बर्तन डाले उसमें उतना ही अनाज आएगा तो उसी से मेजर किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति जो करती थी महिला उसे रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश का विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा है। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। अब वायु पुराण के अनुसार जो है 9 राजा होते हैं, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो वृद्धरथ था। इसकी हत्या जो है उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में कर दी गई और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दिया गया। अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में है। अब एक देख लेते हैं सैन्य विभाग का जो प्रशासन था वो किस तरह से काम करता था। देखिए, सैन्य समिति और उसके कार्य, इसमें भी आपको 6 समितियाँ थी। प्रथम जो समिति थी उसका जल सेना का व्यवस्था करना था। द्वितीय था जो भी सेना था उसका यातायात एवं आने जाने की व्यवस्था और रसद मतलब खाने पीने की व्यवस्था करना था। तृतीय जो पैदल सैनिकों की देखरेख करना था। चतुर्थ जो था वो अश्वरोहियों सेना की देखरेख मतलब घोड़े वाले सैनिक को अश्वरोही का देख करना है। पंचम जो था वो गज सेना हाथी की देखरेख करना था, हाथी सेना का। और षष्ठ जो था आपको रथ सेना की देखरेख करने वाला उसका काम था करने का, ठीक है। यहाँ पर अब आगे चलते हैं हम लोग ब्राह्मण समाज की ओर, ठीक है। हम लोग क्विक रिवीजन में चल रहे हैं इसलिए हम लोग आराम से इसको करते चलेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो था इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ये ब्राह्मण जाति का था और ये जो है अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। क्लियर। इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर था वो पुष्यमित्र शुंग ने उसे पराजित कर दिया था। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ये कराने वाले जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव के द्वारा कर दी गई और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की जो है स्थापना हो जाती है। और कण्व वंश का अंतिम शासक जो है वो
राजा सुशर्मा होता है। क्लियर। अब सातवाहन वंश की बात आता है, क्योंकि सुशर्मा को मारकर सिमुक जो है यहाँ पर का राजा बना था। सिमुक राजवंश देखिए, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना वहाँ पे की। सातवाहन आंध्र वंश भी इसको कहते हैं। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। सातवाहन के प्रमुख शासक कौन कौन थे? सिमुक थे, सातकर्णी थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है। सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन थे? हाल और गुणाढ्य। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना आपको बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि हाल के लेखक कौन थे और गुणाढ्य के लेखक मतलब हाल जो थे वो क्या लिखे थे और गुणाढ्य जो थे वो क्या लिखे थे, याद रखिएगा। तो हाल जो थे आपको गाथा सप्तशती एवं गुणाढ्य जो थे आपको बृहत कथा नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीसा का यहाँ वर्णन आएगा। ठीक है। कहीं कहीं पूछ देता है कि सीसा का सिक्का चलाने वाले वंश का नाम बताना आपको। ठीक है। तो तीनों यहाँ पर प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया, मतलब 1 2 3 4 5 मेन आपको यहाँ पे सीसा याद रखना है। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे वो रोम से मंगाते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो सबसे पहले प्रथा आरंभ किया गया वो सातवाहन शासकों ने किया। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। इसमें अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। क्लियर। आगे चलते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत और ब्राह्मणी थी। और इसमें देखिए सातवाहन वंश में मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि उसमें राजाओं का नाम हमेशा देखिएगा तो माताओं के नाम पर रखने की प्रथा है, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन ये सिर्फ नाम की बात है, कुल जो था वो पितृतंत्रात्मक ही था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्री न होकर पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण के क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो पुल का काम किया, एक सेतु का काम किया है। चेदी राजवंश, अब कलिंग की बात करते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद जो है संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय होता है। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से प्राप्त होती है। ठीक है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। अब देखिए भारत के यवन राज्य के बारे में देखते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम पहले देखते हैं। सबसे पहले हिंदी यूनानी आता है, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस एवं हर्मिक। देखिए इस पॉइंट से जो है इधर का पॉइंट से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं, बट फिर भी दिया है तो हम लोग देख लेते हैं। मेन आपको याद रखना है ये वाला, ये क्रम आपको याद रखना है। बाकी जो उतना ध्यान देने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। फिर शक पल्लव में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं उससे बहुत कम प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि आज तक देखा गया बहुत कम प्रश्न से आते हैं। भारत पर पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के साथ साथ डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात, अब यहाँ से ये प्रश्न घुस सकता है, ठीक है, तो जो है उसे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे विख्यात जो है वो मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने आपको नागासेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब ये देखिए ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है सभी वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। मिनांडर के प्रश्न में नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है और पुस्तक का नाम है मिलिंदपन हुआ था। मिलिंद के प्रश्न और या मिलिंद प्रश्न है। आगे है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने किया। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसी का उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने आपको पर्दे का प्रचलन आरंभ कर दिया। पर्दे पर जो फिल्म देखा जाता है उस तरह का है ना।
भारतीय नाट्यकला के विकास में बहुत योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए इसे अवनिका के नाम से प्रसिद्ध है। अब पल्लव को यहाँ पर देख लेते हैं। हीन यूनानी के बाद शक आता है, ठीक है। तो अब शक के बारे में देखते हैं। यूनानी के बाद शक आता है। शक की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा की बात करते हैं तो कौन था? मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया का निवासी था और चारागाह की खोज में भारत आया था। क्लियर। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण कर ली, ठीक है। और यही विक्रमादित्य आगे चल के भारत में ये जो बहुत सारे राजा का उपनाम रहा। शकों पर ये स्टार्टिंग में ही पड़ा था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा जो टीका यहाँ पर वो पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। और इसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। रीजन वही था क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से वो समृद्ध था। शकों का सबसे बड़ा सबसे प्रतापी शासक की बात करते हैं तो रुद्रदामन प्रथम था। इसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो कि मौर्यों द्वारा चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था, का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा ही प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार का अभिलेख याद रखिएगा, इसी के द्वारा बनवाया गया था, जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संस्कृत का पहला जो अभिलेख है वो गिरनार है और वो जो बनवाया था वो बनवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। भारत में शक राजा को छात्र भी कहते थे। पार्थियाई या पल्लव की बात करते हैं, शक के बाद पल्लव आए। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य होता है। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्नेस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का जो मूल स्थान था वो ईरान था। अब आ जाते हैं हम लोग कुषाण के बारे में। पल्लव के बाद कुषाण आता है, जो यूची और तोकरी भी कहलाता है। यूची नामक एक कबीला जो था 5 कुलों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुल था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कुजुल कटफिसस था। सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं तो कनिष्क था। इसकी राजधानी स्टार्टिंग में पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की राजधानी, द्वितीय राजधानी जो है वो मथुरा थी, ठीक है। कनिष्क जो था आपको 78 ईस्वी में बैठने के लिए एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता जो था प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र के द्वारा किया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी किया। इसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से ज़्यादा है, उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने की सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ठीक है। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए हैं, यानी कि सोना तांबा दोनों का किया है, इसी का भी ध्यान रखिएगा। कनिष्क का राजवैद्य जो था आयुर्वेद का विख्यात कौन था? चरक था। इसी ने चरक संहिता की रचना की। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के ही राजकवि राजस्व घोष थे। इन्हीं के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्ध का रामायण, ठीक है। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न है। ये अश्वघोष जो थे वो बौद्धों के रामायण अश्वघोष जो था बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। क्लियर। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में जो है इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे पहले कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। संगम युग की बात अब देख लेते हैं। ऐतिहासिक युग में प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है।
इसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए हैं। इसमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। पत्तुपातु उत्थुथोकै थापादी नेनी कीलकन्नकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक, जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। आप देखिए प्रथम संगम जो हुआ कब हुआ, देखिए डेट से ज़्यादा मतलब नहीं रखिएगा, स्थान देख लीजिए, अध्यक्ष देख लीजिए, कहाँ हुआ था ये देख लीजिए, ठीक है। यानी कि प्रथम संगम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना 4440 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ हुआ, तो आपको मदुरा में हुआ जब समुद्र में विलीन है। अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करते हैं तो अक्कटियम परिपदाल, मधुनारय, मुदुकुरुकु तथा कलारी आविरय, कोई भी इसमें अब उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ और ये जो हुआ कपाटपुरम अलवाई जो कि समुद्र में विलीन है, अध्यक्षता अगस्त्य के द्वारा ही किया गया। इसके ग्रंथ की बात करते हैं तो तोलकाप्पियम, तमिल व्याकरण, रचनाकार तोलकाप्पिय। तीसरा की बात करते हैं ये 1850 ईसा पूर्व में हुआ, मदुरै में हुआ और इसके अध्यक्षता जो है नकीरर के द्वारा किया गया। इसकी ग्रंथ की बात करते हैं नेदुन थोक्कै, करुण थोक्कै, नत्री नई, एन कुरु भुरु, परिबादल, कुथु वरी, पेरिसय तथा सी त्रिशय आदि, ठीक है। चलिए ये सब आपको सिर्फ स्थान और अध्यक्ष का नाम रखिए, ज़्यादा से ये जरूरत नहीं है। कवि और विद्वानों की प्रसिद्धि के लिए संगम का नाम प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में साहेबचंद नायनार तिरुनाबुक्करसु अप्पार ने किया। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम इंपॉर्टेंट है ये। पायलों का गीत इसका मतलब है एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। कौन, शिल्पाधिकारम। इसमें ये आपको बहुत ही फेमस है तमिल जनता में। इसमें 30 सर्ग हैं, 3 खंड में लिपिबद्ध किया गया है। बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन से के कोबलन, उनकी पत्नी कन्नगी तथा नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सतनार ने मणिमेखलाई की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखलाई कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी। मणिमेखलाई उनकी मतलब कोवलन एवं नर्तकी माधवी जो पुत्री है उसके उदय कुमारन एवं मणिमेखलाई, ये मणिमेखलाई वही है, उसकी प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 7वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्कदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्कदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा का अनेक तमिल संस्करण है जिसमें सबसे प्रसिद्ध कम्मन की इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि प्रेम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा उत्तर दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बिल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसकी सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मत अनुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्र का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया। पेरू नानुपादे ने करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम साहित्य का दूसरा राज चेरो का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उन्दी जीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरै थी। पांड्य राजाओं ने नेंडुजेलियन लगभग 210 सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान तथा अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, इसे नालवई कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा का न्यायालय को मंडरम कहा जाता था। चोरी एवं व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों की सीमा शुल्क एवं
चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगनी होती थी। इसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास वहाँ पर, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम काल में ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान आता है। उसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह के संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्मदैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई है, जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिनय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिनय कहा गया है। संगम काल में चावल प्रमुख खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक, नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व बिडैलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चलियर तथा ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को बहुत शुभ पक्षी मानते थे। क्लियर हुए अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों की सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें बीरकल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार और उनके प्रमुख को बेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य में पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़ैसी वर्ग कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उसका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई की एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों का निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु के बेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश की प्राचीन नेता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया, जो स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका तादाद में स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना गया है तथा इसके विषय में यह मानता था कि उन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। इनका अस्त्र जो है वर्षा था। कुरुबस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। तो ये था आपको टोटल यहाँ से लेकर आपको मौर्य से लेकर संगम साहित्य तक। और यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, देखिए संगम कालीन के कुछ अन्य वर्ग हैं, वो जान लेते हैं। पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग है जो रस्सी था पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर जो था शिकारियों की एक जाति थी, मतलब लूटपाट करने वाली एक जाति थी। तो ये था आपको पूरी मौर्य साम्राज्य से लेकर अंतिम संगम काल तक। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, गुप्त वंश से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिशन टारगेट चल रहा है आपको बिहार एसआई मेंस को ध्यान में रखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।